हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.1 जो है, चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। आपने एक्सरसाइज 5 में पढ़ा कि हम लोग किस तरीके से किसी फलन का अवकलन करते हैं, ठीक है। और अब जो है एक्सरसाइज 6 में हमको ये पढ़ना है कि जो अवकलन होता है उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो एक्सरसाइज 6 जो है उसमें मेनली हमको इसी बारे में पढ़ना है कि अवकलन का उपयोग क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 अवकलन के उपयोग। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे dx बटा dt, आपने पढ़ा होगा dx बटा dt। इस तरह हमने लिखा था, मान लीजिए। तो dx बटा dt का क्या मतलब है? dx बटा dt का मतलब है, देखिए dx बटा dt फिजिक्स में ये बताया गया है। dx बटा dt का मतलब है कि समय अंतराल t के सापेक्ष, समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा इस बात को। dx बटा dt का मतलब है समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर। नीचे जो भी अक्षर लिखा रहे, dt यहाँ लिखा है, ऊपर ds लिखा है, s जो होता है दूरी होता है, t जो होता है समय होता है। तो t के सापेक्ष, नीचे वाले के सापेक्ष ऊपर वाले में परिवर्तन की दर ज्ञात की जाती है। मतलब ऊपर जो भी राशि दी गई है उसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? नीचे वाले के सापेक्ष। उसी तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं dy बाई dx। अब ये dy बाई dx का क्या मतलब है? बिल्कुल इसी हिसाब से लिखेंगे। dy बाई dx का मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। मतलब ऊपर जो भी राशि लिखी गई है उसमें हम लोग परिवर्तन की दर निकालते हैं। किसके सापेक्ष निकालते हैं? तो जो नीचे वाली राशि दी गई है उसके सापेक्ष, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज 6.1 में आपको घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, इन्हीं सारे में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गई कि अगर आप ds बटा dt लिखते हैं इसका मतलब है कि समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s में परिवर्तन की दर। dy बाई dx लिखते हैं इसका मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ठीक है। यदि, अब इसमें एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, यदि x का मान बढ़ने पर, यदि x का मान बढ़ने पर y का मान भी बढ़ता है, तब dy बाई dx धनात्मक होता है। और यदि x का मान बढ़ने पर या बढ़ाने पर y का मान घटता है, तब
जब dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक होता है, आई बात समझ में कि ds बटा dt क्या है, समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, dy बाई डी एक्स क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, और यदि x का मान बढ़ाने पर या बढ़ने पर y का भी मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स का मान धनात्मक लिया जाता है, और यदि x का मान बढ़ाने पर y का मान घटता है तो dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इस पूरे चैप्टर में आपको बस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, परिमाप में परिवर्तन की दर, इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए आपको घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, शंकु का आयतन, इन सारे चीजों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर चीजों को समझने में दिक्कतें आएंगी, जो सवाल है उसको समझने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला आपको लिखवा देंगे। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है, हमारे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कहने का ये मतलब है कि जो नीचे वाली राशि होती है उसके सापेक्ष ऊपर वाली राशि में परिवर्तन की दर को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब ये अवकलज का अनुप्रयोग आप पढ़ रहे हैं, तो जो अवकलन का अनुप्रयोग है वो कहां कहां किया जाता है, तो पहला तो यही हो जाएगा, पहला तो यही हो जाएगा कि राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, अवकलन का उपयोग कहां होता है, तो पहला यही हो गया कि राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। दूसरा क्या होता है, किसी बिंदु पर अभिलंब नहीं, स्पर्श तथा अभिलंब, स्पर्श तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में, और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है फलन का न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये है जो अवकलज होता है, अवकलन होता है, उसका हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं, किस किस क्षेत्र में करते हैं, तो वो हमने लिखा है राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, जैसे अभी यहाँ पर निकाला जा रहा है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा विलंब का समीकरण ज्ञात करने में, फलन का न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात करने में। तो इन सारी चीजों में जो अवकलन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले को जानेंगे जिसमें हमको समय के साथ परिवर्तन में दर निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले को जान ले जिसके हेल्प से हम लोग जब एक्सरसाइज 6.1, 6.2 या 6.3 को, जनरली 6.1 को जब सॉल्व करने जाएंगे तो इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो है घन का आयतन, घन तो आपको पता ही होगा, घन क्या होता है, घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब।
ठीक है। दूसरा, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2l+b इंटू h। तीसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 6l²। l क्या है? भुजा है, यहाँ 6 भुजा का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l²। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये नहीं होता है, सॉरी, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4l²। 4 और l क्या है? घन की भुजा है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घन कैसा होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक दूसरे के बराबर होती है, ये हमारा घन है। ठीक है, ये घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है। ये भी l, ये भी l और ये जो हाइट है यह भी l। उसके बाद 4 नंबर पे आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5 नंबर में आता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये किसके बराबर हो जाता है? 2l+b इंटू h। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2lb + bh + hl। और घनाभ कैसा होता है? घनाभ भी घन की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है, तीनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। इस तरह का घनाभ होता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और यह जो होगा इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये घनाभ है। ठीक है, उसके बाद शंकु, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु किस टाइप का होता है? इस टाइप का, नीचे ये गोला रहता है। ठीक है, और ये उसकी हाइट हो जाती है, ये r, ये h और ये l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। l क्या होता है? तो l निकालने का फॉर्मूला होता है l² r² + h²। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट के अंदर l + r। उसके बाद बेलन, बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल
2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। और बेलन होता कैसा है, ये देख लीजिए, ये बेलन है, ये त्रिज्या है और ये जो है इसका हाइट है, ठीक है। उसके बाद आता है गोला। गोला का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। गोला का क्षेत्रफल, चाहे वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो और चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। और गोला कैसा होता है, बिल्कुल इस तरह का सॉलिड होता है। उसके बाद अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका गोला, अर्धगोला इस तरह का होता है। ये उसका रेडियस हो गया है, ये भी उसका रेडियस ही है। रेडियस और ऊंचाई दोनों आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अर्धगोला का आयतन हो गया। 16 नंबर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि कहिए या फिर परिमाप कहिए, 2 पाई आर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप ये होता है 2l + b। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 × साइड। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण एक होता है, वो भी लिख लीजिए। घनाभ का विकर्ण √l² + b² + h²। तो इतने सारे फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आपका एक्सरसाइज 6.1 जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सारे फॉर्मूले का तो नहीं यूज है, लेकिन कुछ फॉर्मूलों का एक्सरसाइज 6.1 में यूज किया जाएगा। और इसलिए एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं याद है बेटा तो याद कर लीजिए। इसलिए
मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं आप तो बिना फॉर्मूले का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा आप एक भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि ये सारे फॉर्मूले आप याद करें। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और दूसरा जो क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में, इसीलिए आपको हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया, इसलिए कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग a से भी दिखा सकते हैं या फिर s से भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है a पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब a का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, ठीक है। तो a का r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA बाई dr, और इधर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई r, ठीक है। तो dA बाई, देखिए परिवर्तन की दर यानी dA बटा dr आपको निकालना है। 2 पाई r की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी dA बटा dr किसके बराबर आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति r है। तो r के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर, दूरी है तो दूरी का मात्रक यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर रखा हुआ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माना कि a बराबर पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब r के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dA बटा dr इज इक्वल टू 2 पाई r। तो dA बाई dr 2 पाई r की जगह 4 रख देंगे, तो dA बाई dr का मान क्या मिल जाएगा हमको, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ए और बी दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि घन के आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी देखिए माना कि घन का आयतन b बराबर क्या होता है, साइड का क्यूब या a का क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। और आयतन की दर यानी dv बटा dt, इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है, dv बटा dt का मान दिया हुआ है, ठीक है। आपको पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA बाई dt का मान निकालना है, ठीक है। dA बाई dt का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dA बटा dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, dA बाई dt का मान निकालना है और इतनी सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। b बराबर a क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या हो जाएगा dB बटा dt, और इधर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर dA बटा dt। ठीक है, इसका मान तो दे दिया, देख लीजिए 8, यहाँ पर लोग 8 रख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर dA बटा dt। इसलिए dA बटा dt का मान कितना मिल जाएगा आपको 8/3a स्क्वायर। dA बाई dt का मान हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है dA बाई dt निकालना है, और ये क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो देखिए घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ तो ये नहीं कहा जा रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बढ़ने का दर निकालना है, कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की दर निकालना है। तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को ही लेके सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल a बराबर 6a स्क्वायर होता है। a क्या है घन की भुजा है, जहां a घन की भुजा है, घन की भुजा है। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dA बटा dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2a, और a के लिए हो जाएगा dA बटा dt। ठीक है, तो चलिए 6 2a क्या है घन का किनारा है, घन का किनारा दिया है 12 सेंटीमीटर, और dA बाई dt का मान मिल गया 8/3a स्क्वायर। a की जगह पे आप मान रख सकते हैं, a का मान दिया है 12, तो a की जगह पे आप रख सकते हैं कितना a की जगह पे 6, 2 a की जगह पे हमने रखा 12, और 3, अच्छा एक मिनट इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दें, 12a इंटू dA बाई dt का मान ये 8/3a स्क्वायर, एक और एक कट गया, 3 से ये 12 4 बार में कट गया, तो कितना बचा 4 × 32/a बचेगा ना। अब 32 और a की जगह 12, तो 2 से काट 4 से 12, 4 × ये क्या हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, dA बटा dt 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए b का मान होता है a क्यूब, t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो dB बाई dt 3a स्क्वायर dA बाई dt, तो dB बाई dt का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, dB बाई dt का मान हमने 8 रखा, यहाँ पे 3a स्क्वायर और dA बाई dt, dA बाई dt का मान मिल गया 8/3a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है a = 6a स्क्वायर। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA बाई dt, इसका हमने अवकलन किया तो आ गया 12a dA बाई dt, dA बाई dt का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे। अब हमको क्या मिल गया dA बाई dt का मान मिल गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस तरह से जो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे, दिया है
त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेकंड है नीचे और यहाँ सेंटीमीटर है, यानी dr बाई dt का मान दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और क्या दिया है, r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA बाई dt आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dA बटा dt 2 पाई dr बाई dt। तो dA बाई dt 2 पाई dr बाई dt का मान दे दिया है कितना, 2 पाई r होगा, सॉरी यहाँ पे 2 पाई r, और dr बाई dt का मान 3। ठीक है, और भी मान रख लीजिए, r का मान 10 और ये हो गया 3, तो 10 3 30, 30 दूनी 60 पाई। dA बाई dt का मान कितना हो गया, 60 पाई। क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और t के लिए हो जाएगा सेकेंड। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए पहले जो जो चीजें दी गई हैं हम लोग उसके बारे में जानें। दिया है क्या क्या दिया है, तो घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो माना कि घन का किनारा A है, अतः dA बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है, A बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dV बटा dt का मान निकालना है, ये आपको निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन V बराबर एक क्यूब होता है, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dV बटा dt 3a स्क्वायर इंटू dA बटा dt। ठीक है, तो dV बाई dt का तो मान हमको निकालना है 3a स्क्वायर, a का मान दिया है 10, तो a स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, और dA बाई dt का मान भी दिया है 3, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 100। तो dV बाई dt का मान कितना आ गया, 900। देखिए v है सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड हो जाएगा, यानी अतः घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए
जब झील में पत्थर आपने डाला है तो जो तरंगे निकल रही है वो वृत्तों के रूप में निकल रही है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, दिया है dr by dt। देखिए पहचानेंगे कैसे क्या चीज दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी ये सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया, त्रिज्या का, और सेकेंड टाइम का, यानी dr by dt का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और r का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और dA by dt ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dA बाई dt, और इधर पाई इंटू 2r dr बाई dt, तो dA बाई dt क्या हो जाएगा, पाई 2r की जगह 8 और dr बाई dt की जगह 5, तो dA बाई dt क्या हो जाएगा, 5 चलो तुम्हें 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।